हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे बच्चे अच्छे होंगे। और आपका लॉकडाउन का पूरा वीक चल रहा है, ठीक है। और इसको ध्यान में रखते हुए आपको घर पे रहना है और कोरोना से बचना है और घर पे कुछ ना कुछ काम को करना है। काम क्या करना है सर? अपना पढ़ाई करना है। जिन्हें एग्जाम देना है पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। विदाउट स्टडी यू कैन नॉट पास, ठीक है। आप बिना पढ़े कभी पास नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज बहुत सारे बच्चे का मैंने ऐसा देखा कि उन्हें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का तो मैंने न्यूमेरिकल करवाया, बट उन बच्चे को एक्चुअल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पता है ही नहीं। तो एक्चुअल में वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप में, ठीक है। और ये आपका एग्जाम में भी आता है, 2 नंबर का आपका इसका स्टेटमेंट आता है अध्यारोपण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले बल के सिद्धांत को लिखें, या बल के कथन वो टर्म को लिखें, पद को लिखें। तो ये चीज को आपको समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअल में क्या है। सारे बच्चे पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ सारे बच्चे जान चुके हैं। कूलॉम्स लॉ क्या होता है बच्चों? कूलॉम्स लॉ क्या है, ये इक्वेशन आपको समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होता है। ये आपका मैग्नीट्यूड मोड में होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपका होता है स्टूडेंट। चार्ज कुछ भी दिया रहे, आपका वो चार्ज माइनस में रहे या ये चार्ज आपका प्लस में रहे, यदि ये चार्ज आपका माइनस में है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना नहीं है, क्योंकि मॉड का अर्थ होता है कि जो चीज निगेटिव में भी है वो आपका पॉजिटिव हो जाना, ठीक है। तो इस चीज से यह तात्पर्य है कि ये आपका निगेटिव साइन हो, चार्ज का दिया हुआ साइन निगेटिव हो या चार्ज का दिया हुआ साइन पॉजिटिव हो, उससे हमारा यहाँ पे आवेश के ये मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डज नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ चार्जेस। मतलब कि नेचर ऑफ चार्जेस के द्वारा इसका मैग्नीट्यूड कभी अफेक्टेड नहीं होता है। स्टूडेंट क्या यहाँ पे समझना है हमें? कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर जाते हैं, सर मॉड का मतलब समझिए। मॉड का मतलब क्या है? यदि यहाँ पे माइनस क्यू है ना, तो इसका मतलब होता है बच्चे, यदि यहाँ पे ये है ना माइनस, तो इसका मतलब होता है बच्चे Q1 ये है, ठीक है। मॉड का मतलब यदि मॉड लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये टर्म आपका पॉजिटिव हो चुका है। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम यह हो सकती है कि सर ये माइनस में एक्चुअल दिया हुआ है, 2 चार्ज है, एक चार्ज Q1 है तो Q1 आपका -0.4 माइक्रोकूलम है, और एक चार्ज आपका Q2 है, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम। स्टूडेंट यह जो 0.8 माइक्रोकूलम है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका निगेटिव चार्ज है। अब समझना है, हम आपको बताए थे लाइक चार्जेस, यदि प्लस एंड प्लस चार्ज रहता है तो यहाँ पे प्यार नहीं दुश्मनी होता है। क्या होता है बच्चे? दुश्मनी होता है, जिसे हमने आपको रिपल्सिव नेचर का बताया था। यदि निगेटिव एंड निगेटिव रहेगा तो इसके बीच भी आपका दुश्मनी होता है, यदि पॉजिटिव एंड निगेटिव होगा तो इसके बीच आपका प्यार होता है। एंड उसी प्रकार दोस्तों, यदि निगेटिव एंड पॉजिटिव रहेगा तो आपका प्यार होता है। कहने का मतलब, यदि 2 समान चार्ज दिया हुआ है तो उसके बीच दुश्मनी होगा। ये समान चार्ज तो दुश्मनी मतलब प्रतिकर्षण, भागल जाओ भाई, भाग जाओ, एक दूसरे को देख के भागता है वहां पे, ठीक है। और यदि प्यार की बात करें तो पॉजिटिव एंड निगेटिव प्यार, और इसे हम एट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। और ये भी आपका निगेटिव एंड पॉजिटिव एट्रैक्टिव फोर्स हुआ। एट्रैक्टिव मतलब ट्राई टू कॉन्टेक्ट टुगेदर, दोनों एक दूसरे में सटने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे समझना ये है छात्रों, यहाँ पे हमें कि ये जो निगेटिव है ना, ये निगेटिव और पॉजिटिव से हमें बल की प्रकृति पता चलता है। अब देखिए, सपोज कीजिएगा ध्यान से, ये चार्ज हमारा निगेटिव है, ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दोनों के बीच जो बल लगता है वो हमारा एट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा छात्रों? एट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षणीय बल होगा। लेकिन यदि मेरा चार्ज ऐसा है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, लेकिन यदि मेरा चार्ज ऐसा है, देखते चलिए साथ साथ आपको समझना है, यदि मेरा चार्ज ऐसा है
यदि मेरा चार्ज ऐसा है और ये आपका ऐसा है, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज है अपना, यदि दोनों चार्ज माइनस में है तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स कहने का मतलब यदि इस बॉडी का नाम 1 है, ये बॉडी का नाम 2 है, तो इस बॉडी पर इस बॉडी के द्वारा लगने वाला बल है F12। इसे हम कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। इसके कारण इस पे बल लगा F12 खटाखट इस तरीके से, और F2 जो यहाँ पे है F2, तो इस पे जो फोर्स लगा है F2 ड्यू टू बॉडी 1, इसका नाम होता है स्टूडेंट F21, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। इस तरीके से आपको बारीकी से समझना है, प्यार और दुश्मनी के कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि समान रहेगा तो दुश्मनी, असमान रहेगा तो प्यार। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके भी बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस सेपरेशन होता है ना सर। यदि ये ऐसा चार्ज हो, यदि ये प्लस क्यू चार्ज है, यदि ये भी प्लस 8Q चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस वाले चार्ज पर ये फोर्स लगाएगा, यदि इस बॉडी का नाम 1 है, ये बॉडी का नाम 2 है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चे F12 लगेगा, और इसके ऊपर जो बल लगेगा बच्चे F21 लगेगा। और दोनों बल का जो डायरेक्शन, दोनों बल का जो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट, वो आपका बराबर होता है, बट दोनों का जो दिशा होता है ना, एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। मतलब इस तरीके का ये होता है, और इसे बच्चे हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ मतलब सदिश रूप में कूलॉम का नियम। चलिए इन चीजों को समझने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अध्यारोपण का सिद्धांत एक्चुअल में है क्या? अध्यारोपण, चलिए हम आपको बताना चाहते हैं, पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं बच्चों, यदि ये अपना चार्ज Q1 है, यदि ये अपना चार्ज Q2 है, और यदि ये अपना चार्ज स्टूडेंट Q3 है। अब आपको समझना होगा, यदि ये Q1 है, यदि ये Q2 है, यदि ये Q3 है। अब आप देख लीजिए, यदि कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है तो ये चार्ज मेरा क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव है। अब आपको बताना पड़ेगा, किसी एक चार्ज को उठा लीजिए, यदि हम इस चार्ज पे से इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, फोर्स क्या हो जाएगा? रिपल्सिव, और इसका नाम होगा F31। मतलब कि फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1, मतलब कि 1 के कारण 3 पर जो बल लगाया गया है ना, उसका नाम आपका F31 है। बिल्कुल सर, हाँ जी सर है। अब आप ही बताना सर, यदि इस चार्ज के कारण इस पे हम फोर्स लगा दें, इस डायरेक्शन में जो लगेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? F32। क्या इस चार्ज के कारण जो मैंने इस पे बल लगाया वो F31 हुआ? और यदि कोई तीसरा चार्ज जो मैंने लाया, यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज मैंने लाया और इस चार्ज के कारण मैंने इस पे बल लगाया, तो क्या ये घट गया सर? नहीं घटा। तो कहने का मतलब ये होता है सर, यदि दो आवेश के बीच कोई बल लग रहा है, यदि दो आवेश के बीच कोई बल लग रहा है, तो तीसरा चार्ज आ जाने से उस दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। If there are two charges and the electric force is acting between the both charges, then such forces does not affected by comes of any third charges। मतलब कि जब कोई तीसरा चार्ज आ जाता है, जब कोई नेक्स्ट चार्ज आ जाता है, जब कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, या कोई दोनों के अलावा कोई भी चार्ज आ जाता है, तो इस चार्ज के ऊपर, इस पे लगने वाले बल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके से स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस पर लगने वाला जो बल हो गया, इस Q3 पर जो लगने वाला बल हो गया, क्या मैं इसे F0 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। इस पर जो लगने वाला बल हो गया F32 प्लस F31 हो गया, और यही अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। अब इसी प्रकार से आपको ध्यान देने वाली बात है, आप इसको मिटा देंगे, ठीक है?
और इसी प्रकार से यदि हम आगे समझने का प्रयास करें, इसका स्टेटमेंट है बच्चे, इसका स्टेटमेंट के बाद में इसको मैं प्रूफ करूंगा। एक्चुअल में एग्जाम में आपका वेरिफिकेशन नहीं आता है, बट वो आपका जो डेरिवेशन होगा वो डेरिवेशन आपको हेल्प करेगा टू सॉल्विंग अ लॉट्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए ध्यान से बच्चे, क्या करना है, यदि ये मेरा चार्ज Q1 है, ये मेरा चार्ज Q2 है, ये मेरा चार्ज Q3 है, ये मेरा चार्ज Q4 है, इस तरीके से मेरा Qn चार्ज है। समझिए, ध्यान से देखिए, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से पहले सुनिए। यदि ये चार्ज Q1 है, यदि ये चार्ज Q2 है, यदि ये चार्ज Q3 है, यदि ये चार्ज Q4 है और यदि ये चार्ज Qn है, तो हमें क्या करना है, यदि हम यहाँ पे कोई चार्ज Q5 ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यदि हम यहाँ पे कोई चार्ज Q5 ले लेते हैं, या चलो यार Q0 मान लो, Q0 मान लो, तो कहने का मतलब ये बात है, अब आप ही देखिएगा, ये इस पे बल लगाएगा, इस तरीके से बल लगेगा, इसका नाम क्या होगा, F01 हो जाएगा। मतलब कि इन्होंने इस पे बल लगाया, इसका वैल्यू क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू 1, मतलब कि 0 चार्ज पे, नोड चार्ज पे 1 ने फोर्स लगाया है, और इसका नेम क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू चार्ज 1, मतलब कि 1 0 वाले चार्ज पे 1 वाला चार्ज ने फोर्स लगाया। बेहतरीन तरीके से समझना है, क्या इसके कारण जो इस पे बल लगेगा, क्या कोई परिवर्तन होना है हुजूर, नहीं परिवर्तन होना है सर। क्या इन्होंने जो बल लगाया इसके ऊपर, क्या कोई परिवर्तन ये दोनों में हुआ सर, नहीं होना है सर। देयर आर नो एनी चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होना। यदि ये इस पे फोर्स लगा दिया तो कोई भी तरीके का परिवर्तन इसमें होना नहीं है। और यदि इसी प्रकार से n चार्ज इस पे यदि फोर्स लगा देता है तो इसका नाम F0n हो जाता है। कहने का मतलब हाउ मच या हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब टोटल रिजल्टेंट चार्जेस ऑन Q नोट इज व्हाट, मतलब कि इस Q नोट पर टोटल फोर्स का वैल्यू क्या हुआ। सपोज करो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स का वैल्यू मेरा F नोट है, और ये F नोट किसके इक्विवेलेंस होगा यहाँ पे श्रीमान, ये F नोट आपका बराबर होगा, ये F नोट आपका बराबर होगा F01 प्लस F02 प्लस, सारे को जोड़ दीजिए, प्लस F03 प्लस F04 प्लस अप टू F0n। इस तरीके से स्टूडेंट इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसे ही हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब कि चार्ज के कारण, किसी दो चार्ज के कारण जो बल लगता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, nth नंबर ऑफ चार्ज के आ जाने से उस दोनों चार्ज के बीच लगने वाले बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बोथ चार्जेस या बिटवीन द टू चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय कम्स ऑफ एनी अदर चार्जेस, मतलब कि जब कोई तीसरा चार्ज आ जाता है तो उन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले बल पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। कहने का मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब यह है कि जो उस चार्ज पे जो बल लग रहा है ना, उस चार्ज पर जो टोटल फोर्स का वैल्यू होता है वो ऑल इंडिविजुअल चार्ज पर लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट होता है। तो इस चीज का स्टूडेंट हम स्टेटमेंट इस तरीके से स्टेट्स करेंगे। देखिए ध्यान से, यह स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसको समझना है आपको बेहतरीन तरीके से। देखिएगा, इन अ सिस्टम ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in a system of nth charges, the total electrostatic force या the total electric force
द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस on any one charges is vector sum of the all remaining individual charges on these charges, on that charges लिखो। ये स्टूडेंट आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है। अब कहने का मतलब इस चीज को इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, एफ नोट इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस अप टू F0n। इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन ए सिस्टम ऑफ nth चार्जेस is the total electric force on any one charge is vector sum of, मतलब कि देखो ध्यान से, मैं फिर एक बार मैं समझा रहा हूं, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है, इसी प्रकार से ये आपका Qn है। और यदि सपोज दैट मैं यहाँ पे Q नोट ले लूं, तो अब देखिए बच्चे क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन अ सिस्टम ऑफ nth चार्जेस, ये आपका nth चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, n चार्ज का सिस्टम है। द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल, मतलब ये भी पॉजिटिव फोर्स क्या हो जाएगा, F01, मतलब Q नोट पर Q1 के कारण लगने वाला बल F01, इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F02, ठीक है, फैक्टर में सारे को डालना है। इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F03, ठीक है। इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F0n। मतलब कि कहने का मतलब ये बात है स्टूडेंट, यहाँ पे समझना है, nth चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि इस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपका होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स F नोट जो है ऑन एनी वन चार्जेस, इस चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इज वेक्टर सम ऑफ, ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम याद रहे मैंने बोला है बच्चे, वेक्टर सम यदि जिसे नहीं पता है अच्छे तरीके से, उनको क्लास 11 में जाना पड़ेगा, और क्लास 11 में जाने के बाद एक साल आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 11 में पूरा पढ़ना पड़ेगा। यदि नहीं पढ़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। कम से कम आपको वेक्टर याद होना चाहिए था सर, या नहीं जिसको याद है वो हमसे मिले, वेक्टर सारे बच्चे समझे बढ़िया से, अपने दिल दिमाग में एकदम पूरा याद रखिए, तन मन और जोश के साथ समझिए सारी चीज को। एफ नोट जो आपका है, इस पे जो लगने वाला है वो क्या है, वेक्टर सम ऑफ द ऑल रिमेनिंग इंडिविजुअल चार्जेस। इसके कारण सारे इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पे लगाया गया बल जो वेक्टर सम के इक्विवेलेंट इसके है, ठीक है। और ये आपका स्टूडेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, और इसको देखिए हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। आप इसको सारे को लिख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके सारे बच्चे लिख लिए इसको, और देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पे ध्यान से, छोटी सी चीज यहां पे ध्यान में हमें रखना है। देखिए सपोज किसी हम एक डायग्राम को यहाँ पे स्टूडेंट बना रहे हैं, बढ़िया से आपको समझने के लिए हम डायग्राम को बढ़िया एक एक्सिस पे बनाते हैं। देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ये मैंने एक डायग्राम को स्टूडेंट मैंने बनाया है, ठीक है। ये मेरा डायग्राम है, ये मेरा जेड एक्सिस है स्टूडेंट, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका वो एक पॉइंट है जिसे हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं, मुख्य बिंदु कहते हैं। अब आपको समझना है मेरे प्रिय छात्रों, सपोज कीजिएगा कि ये वाला जो मेरा बिंदु है, ये मेरा यहां से इस पे मेरा Q1 है, ठीक है। ये बच्चे आपका Q2 है, ये आपका क्या स्टूडेंट, Q2 है। ये आपका स्टूडेंट मैंने इसको मान लिया Qn है, Qn ने इसको आप Q नोट मान लो, और ये आप इसको मान लो कि सपोज दैट सर ये मेरा Qn है, ठीक है, Qn है। अरे Q2, Q3, Q4, Qn, मतलब बहुत सारा चार्ज है इसके बीच, और ये मेरा कोई एक तीसरा चार्ज को मैंने ले लिया, कोई अन्य चार्ज को मैंने ले लिया जिसपे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक का जो मैंने डिस्टेंस माना वो R1 मैंने मान लिया,
O से लेके Q1 तक के बीच का डिस्टेंस R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट R2, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट R0, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट Rn। ठीक है, Rn मैंने कोई बॉयज का नाम मैंने नहीं बोला, Rn मतलब कि पोजीशन है आपका nth वाला चार्ज का। ठीक है, अब देखिए ये लगाएगा इस पे फोर्स, ये लगाएगा Q0 पे फोर्स, Q1 ने लगाया इस पे फोर्स, ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा F01 हो जाएगा। ये लगाएगा इस पे फोर्स, ये कैसे लगाएगा इस पे फोर्स, इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट F02 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये लगाएगा इस पे फोर्स, मतलब कि Qn ने लगाया Q0 पे फोर्स, इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट F0n हो गया। कहने का मतलब सारे फोर्स की डायरेक्शन को आपने भली भांति समझ लिया, और ये Q0 पर जो बल लगा है ना, इस पे टोटल फोर्स को मैंने F0 मैंने मान लिया है, इसको मैंने मान लिया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम बारीकी से बच्चे समझते हैं बाई कुलाम्स लॉ या अप्लाइंग कुलाम्स लॉ। कुलाम साहब का लॉ क्या है? कुलाम साहब का लॉ है, देखिए सबसे पहले सारे फोर्स पे अप्लाई करते हैं। F01 मैं पहले निकाल लेता हूं। F01 क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू 1। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे? 1 अपॉन घरे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। कुलाम्स का लॉ सबसे पहले आपको याद रखना है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। टिकी टिकी डब डब। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। इतना आसान तो जिंदगी में कभी कुछ मिलने से रहा, कभी कुछ नहीं हो सकता भाई। F01 या F01 Q1 है ना, तो Q1 ले लीजिए सर, Q1। Q2 क्या है? तो Q0 है। एक चार्ज दूसरा चार्ज, यही दोनों के बीच का बात है ना भाई, अंदर का एकदम आंतरिक संबंध है भाई। Q1 इंटू Q0, और नीचे क्या हो जाएगा? इसके बीच का डिस्टेंस तो मैंने सपोज नहीं किया ना, देखो ध्यान से, इसके Q1 और Q0 के बीच का डिस्टेंस मैं क्या ले सकता हूं? R10 में ले सकता हूं सर, बिल्कुल ले सकता हूं। और ये आपको पता है R10 को हम R0 माइनस R1 भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब ये आपका Q2 है, ये आपका Q0 है, क्या करना है? इस डायरेक्शन में आना है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? R20 हो जाएगा। डायरेक्शन पे, तीर पे ध्यान दे, रामायण चल रहा है। तीर कितना चल रहा है जी, देखिए ध्यान से, इसीलिए तीर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और इसी चीज को क्या बोलेंगे? R0 माइनस R2, और इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? देखिए ये डायरेक्शन इधर से इधर की ओर जाना है, ठीक है। अब क्योंकि इसके कारण इस पे बल लग रहा है ना कि इसके कारण इस पे बल लग रहा है, इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे? Rn0, और इसे क्या बोलेंगे? R0 माइनस Rn। बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। इसको क्या बोलेंगे हम? देखो ध्यान से, यहाँ पे R1 इंटू, देखो Q1 इंटू Q0, तो R10 देख लीजिए भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R10 है पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? R10। वेक्टर सारे बच्चे समझेंगे। अब इसका यदि हम वेक्टर फॉर्म में, यदि इसको हम लिख दे स्टूडेंट, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 1 अपॉन घरे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q1 इंटू Q0 अपॉन R10 का स्क्वायर। अब किसी भी वेक्टर को, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को वेक्टर में लिखने के लिए हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट वेक्टर R10 हो गया। इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या है? R10 है। इसी प्रकार F02 हम निकालेंगे सिमिलरली। F02 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F02 की बात है तो F0 और 2 यही दोनों के बीच में, तो ये आपका Q2 हो गया इंटू Q2 इंटू Q0 हो गया, बटा क्या हो गया भाई? R20। तो R20 का मैग्नीट्यूड कोई हमें लिखना है। देखिए मैग्नीट्यूड हम ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा
कि वेक्टर फॉर्म जहां पे होगा उसमें वेक्टर लगा हुआ रहेगा, और जिसमें वेक्टर नहीं है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का प्रयोग हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में करते हैं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है उसे हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये आपका हो गया F02। इसे हम इस प्रकार से, यदि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए वेक्टर लगा दिए, तीर लगा दिए, तीर पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा तीर चल रहा है आजकल। 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्या हो जाएगा Q2 इंटू Q नोट अपॉन यहाँ पे R20 का होल स्क्वायर इंटू R20 का यूनिट वेक्टर, इक्वेशन 2। इसी प्रकार से बीच में आपका Q4 चार्ज, Q3 चार्ज होगा, उसके कारण F03, फिर F04, फिर F05, फिर उसी प्रकार से आपका क्या निकल जाएगा F0n। इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 1 अपॉन घरे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q0n। 0 और n के बीच का भाई आंतरिक मामला है। अब क्या करेंगे Q0 इंटू Qn, पहले आप Qn लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, पहले आप Q नोट लिखिए, नो प्रॉब्लम, दोनों गुना में कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। अब इसके बीच का Rn0 का होल स्क्वायर, देखिए Rn0 है, कहां गया भाई, कहां गया, Rn0 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। यदि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F0n इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q नोट इंटू Qn अपॉन Rn0 का होल स्क्वायर इंटू Rn0 का यूनिट वेक्टर। और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बना। स्टूडेंट इसको आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है, मैं सारे को मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करिए फिर बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब सारे चीज को हम बारीकी से समझ लेते हैं। यहाँ पे बच्चे देख लीजिएगा, अब जितना भी मान निकला है ना, सारे मान को नाउ पुटिंग द ऑल values of forces in equation 1 and we get, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरा क्या था बच्चे, या ऐसे कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मैंने उसमें नहीं माना था। नाउ पुटिंग द ऑल वैल्यूज ऑफ फोर्सेज इन, इसमें हम पुट कर देते हैं, आप सारे बच्चे आपको पता था, या फिर ऐसे कर लेते हैं, नाउ एडिंग द ऑल फोर्सेज, नाउ एडिंग द ऑल फोर्सेज, सारे फोर्स को जोड़ देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, F नोट इज इक्वल टू, या F नेट लिख सकते हैं, F01 प्लस F02 प्लस अप टू F0n, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना होगा, F01 का मान को लिखेगा, टिकी डब्बा, कितना आसान है भाई, देखो 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 भाई ध्यान से, F0n वेक्टर वाला फॉर्म है, आप देख लीजिएगा, इक्वेशन अपना मिला लीजिएगा, क्या होता है सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q नोट अपॉन R10 का स्क्वायर इंटू R10 का यूनिट वेक्टर, फिर प्लस हो जाएगा 1 अपॉन घरे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q2 इंटू Q नोट अपॉन R20 का होल स्क्वायर इंटू R20 का यूनिट वेक्टर। और इसी प्रकार से आपको जाना है स्टूडेंट इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस तक, nth नंबर ऑफ चार्जेस तक, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Qn इंटू Q नोट अपॉन Rn0 का होल स्क्वायर इंटू Rn0 का पोजीशन। अब भाई कुछ नहीं करना है, अब अपने को एक क्रियाकलाप करना है, मात्र ओनली 1 स्टेप आपको आगे जाना है। देखिए इसमें से कौन कौन सा टर्म आपका कॉमन है, ये टर्म कॉमन है, ये टर्म कॉमन है भाई, ये टर्म सारे में कॉमन है, देख लीजिए आप अच्छे से, जिसके ऊपर मैंने रेड वाला मार्क किया है ना वो टर्म कॉमन है, तो उसको सबसे पहले आप बाहर निकालें, लगाइए पहले इसको सबसे पहले बाहर, कितना आसान है भाई, देखो देखो ध्यान से। और जो भी टर्म आपका बचा उसको लिख दीजिए, क्या बचा, Q1 अपॉन R10 का होल स्क्वायर इंटू R10 का यूनिट वेक्टर प्लस Q2, इसको कोई 91 92 93 नहीं कोई पढ़ेंगे,
ठीक है, Q1 Q2 अपॉन क्या करेंगे स्टूडेंट, R20 का होल स्क्वायर। ये प्लस को बढ़िया से दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है। और यहाँ पे R10, ठीक है, इस तरीके R20 यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से स्टूडेंट। यहाँ पे इंफिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, n के लिए Qn अपॉन Rn0 का होल स्क्वायर इंटू Rn0 का यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अब इन सारे चीज को इसको इरेज में कर रहा हूं, ठीक है। इन्हें एकदम सिस्टम से आपको जोड़ना है। देखिएगा ध्यान से कैसे कैसे क्या करना है। इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ये सारे टर्म को हमें जोड़ना है। देखिए एफ नोट को लिखें, यहाँ पे अपना प्रोसेसर सही करिएगा सर। प्रोसेसर में जहां जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ, स्लो हुआ प्रोसेसर, तो फिर पूरा मामला खत्म हो जाएगा। क्यू नोट यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यार, ये भी है। अब बीच में आपको समझना है, ये बीच में जो है ना, ये मामला प्लस का है। जब मामला प्लस का हो तो आपको पढ़ाया गया था गणित शास्त्र में कि एक समेशन का साइन होता है, इसे हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। I बराबर 1 से I बराबर n। अब देखिए इसका मतलब होता है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, अंग्रेजी में कहते हैं समेशन। अब देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू 1, I का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक 1 2 3 4 अप टू n, दीज आर द इंटीजर। अब समझना है इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 लाइक अप टू n, मतलब ये आपका इंटीजर है। अब सारे टर्म को यहाँ पे सारे को जोड़ देना है, तो जोड़ वाला पूरा क्रियाकलाप खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है भैया, QI 1 2 3 QI, ठीक है, 1 से लेके जाना है n तक, ठीक है। तो 1 से n तक 1 2 3 सारा क्रिया खत्म, 1 2 3 4 अप टू n n सारा क्रिया खत्म। QI और नीचे में क्या है, R, यहाँ पे 1 है तो I और फिर 0 और यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू RI नोट का यूनिट वेक्टर। इस तरीके से आपको स्टूडेंट करना है। मतलब कि I का मतलब हुआ इंटीजर। देखो इसका मतलब आपको अच्छा से समझाते हैं। जहां पे I है ना, वहां पे पहले 1 रखो, फिर पूरा को जोड़ दो, फिर जहां पे I है वहां पे 2 रखो। वैसे ही करते करते आपको 2 तक, आपको n तक जाना है। कहने का मतलब इस चीज को हम शॉर्टकट रूप में, गणितीय रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। जो चीज कॉमन था मैंने कॉमन को निकाल लिया। देखो रेड पेन मैंने चलाया, वो टर्म कॉमन था, बाकी फिर सबको लिख लो। और जो लिखा गया है ना, सारे में देखो समेशन है, मतलब जोड़ है, सॉरी जोड़ है, तो जोड़ का मतलब ये समेशन मैंने कर लिया। जोड़ कहां से कहां तक है, जोड़ 1 वाले टर्म से n वाले टर्म तक है। तो जोड़ 1 वाले टर्म से लेके n वाले टर्म तक है। किसका जोड़ है, तो Q अपॉन, तो I इंटीजर बैठा हुआ ना, I 1 2 3 4 5 अप टू n, 5 अप टू n। और ये तो देखो ये भी पावर उतना ही सेम है, तो पावर मैंने सेम रहने दिया, इसमें कोई इंटीजर का कोई मतलब है नहीं। और इसमें देखो 1 2 3 अप टू n, इसी तरीके से मैंने इसको लिखा है। और यही हमारा बच्चे क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये चीज आपका क्लियर है। आप इसको बढ़िया से लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। प्लीज आस्क मी इमीडिएटली इफ यू हैव एनी कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम। यदि आपको किसी भी श्रेणी का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल समस्या है कि सर हमको समझ में ये नहीं आ रहा है, ये आपने डायग्राम को कैसे एक्सप्लोर करा, सर ये आपने कैसे यहाँ पे समेशन किया, सर हमें आपका ये जो वेक्टर वाला जो फॉर्म है आपने इसमें कुछ नहीं किया, इसके पहले जो मैंने बताया था आपने उसमें वेक्टर का साइन नहीं दिया था, फिर वेक्टर दिया तो फिर यूनिट वेक्टर को क्यों आपने मल्टीप्लाई करा। ये सब दीज आर लॉट्स कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम, लॉट्स number of problem. You will be ask me frankly if you don't understand the concept. Okay.